Good morning, students. My name is Siddhant Saxena and I welcome you all on this beautiful platform of Ekedu. और आज हम Ekedu के प्लेटफॉर्म से पढ़ने जा रहे हैं. पीछे स्लाइड्स में आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे आप ऑलरेडी कि वी हैव स्टार्टेड विद आवर स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज. हमने लाइव कोर्सेज स्टार्ट करे हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है. कोर्सेज के साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे, पूरा सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. यहाँ Ekedu पे ही सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगा. तो आप देर किस लिए कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज को अवेल करें. जैसा कि अभी आपको पता है हमने जस्ट स्टार्ट करे हैं अभी, तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर 50% डिस्काउंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको करना क्या है, बस घर बैठे हुए हैं आप अभी, तो इन कोर्सेज को खरीदिए. 50% डिस्काउंट पर ही खरीद लीजिए. जितनी जल्दी खरीदेंगे उतना ही आपको फायदा होगा और इन कोर्सेज का फायदा उठाएं. बेसिकली सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं. आपके आप पीछे देख सकते हैं NDA, CDS, SSB, RRB स्पेशल क्लासेस, रेलवे बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस हैं, बेसिकली बैंक एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, डिफरेंट बैंक के, अलग अलग सरकारी बैंकों के हर तरीके के बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं. तो आपकी सबकी तैयारी 1 to all 100% यहाँ Ekedu पर ही होने वाली है. तो जल्दी से जल्दी अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को, इस डिस्काउंट का फायदा उठाएं और कोर्सेज लेके हमारे साथ पढ़ाई शुरू करें. तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर. आज क्या पढ़ने वाले हम. आप हमें टेलीग्राम वगैरह पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. ईमेल और हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है. टेलीग्राम आपको दिख ही गया है. तो किसी को कोई कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्वेरी है, कुछ भी चाहिए, तो इन नंबर्स पर हमारे जो भी हैं सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा. तो कोई भी टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक क्या है. हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कवर कर चुके हैं. तो अभी हम आज क्या कवर करेंगे, बहुत ही ऑब्वियस है. आज हम प्राइम मिनिस्टर कवर करने वाले हैं. प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के, उनको प्राइम मिनिस्टर. अब आप फोटो से भी काफी वाकिफ होंगे, फोटो भी से भी काफी फेमिलियर हैं आप. कौन है ये प्राइम मिनिस्टर? है हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनकी शपथ कैसे ली जाती है, उनकी शपथ कैसे देते हैं, उनकी जो सैलरी है, उनके जो अलाउंसेस हैं, सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टेंशन बिल्कुल भी मत लेना. सारी तैयारी मैं 100% तैयारी आपकी इधर ही कराऊंगा. बस आपको करना क्या है, आपको पेशेंट रह के हमारे साथ चलना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है. अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेस्ट रखना है. जैसी आप प्रिपरेशन करेंगे और जैसा हम पढ़ाएंगे आपको, उसके साथ साथ चलते चलते हम 100% एकदम आपका बैंकिंग जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, हमारा टारगेट क्या है, उस एग्जाम को क्लियर करना. तो हम वो एग्जाम साथ मिलके क्लियर करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपकी मेहनत है, इसमें हम दोनों की मेहनत मिलके, आपकी बच्चों की मेहनत और मेरी मेहनत साथ मिलके काम आएगी. तो ज्यादा मजा आएगा, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा वो सीन और जो भी रहेगा वो. तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. देख ही चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, काफी चर्चा में भी रहते हैं. आपको पता ही है, काफी चर्चा में रहते हैं. ऐसा कोई दिन नहीं जाता, 365 दिन है साल के. 365 दिन ये आपको हर टीवी, हर मोबाइल, हर न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी सोशल मीडिया, हर जगह आपको दिख जाएंगे. इतना फेमिलियर नाम है, वर्ल्ड लीडर के तौर पर इनको जाना जाता है. और पढ़ने वाले हैं आज हम, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. टेंशन मत लेना बिल्कुल. बस आप मजे से बैठ जाओ मेरे साथ और पढ़ना शुरू कर दो. ठीक है, मेरे साथ पढ़ाई शुरू करते हैं आज हम. चलिए तो पहले हम आज का क्वेश्चन ही निकाल लेते हैं आज के, फिर क्वेश्चंस के साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे. चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड थ्रू, प्रधानमंत्री के माध्यम से चुना जाता है. प्रधानमंत्री किस माध्यम से चुना जाता है, तो बताइए कैसे चुना जाता है. पहला ऑप्शन है आपका डायरेक्ट इलेक्शंस, प्रत्यक्ष चुनाव. इनडायरेक्ट इलेक्शंस, अप्रत्यक्ष चुनाव. बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, आपको ऑलरेडी पता है. हमारी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्लास हो चुकी है. उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही अलाउड होते हैं वोट करने के लिए. लेकिन प्रधानमंत्री के चुनावों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और हम लोग अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं. कौन चुनते हैं, पीपल, जो वहां उस देश के लोग हैं, वो ही नागरिक जो है इस देश का, वो ही प्रधानमंत्री को चुनता है. अभी सब पढ़ाऊंगा कैसे चुनता है, क्या प्रोसीजर होता है. लेकिन इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो जो चुनाव कैसे होते हैं, वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, आपके डायरेक्ट इलेक्शंस. तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा डायरेक्ट इलेक्शंस. क्या रहेगा, डायरेक्ट इलेक्शंस. आइए चलते हैं अब.
चलिए, प्राइम मिनिस्टर दिख गए। In the scheme of parliamentary system of government provided by the constitution, the president is the nominal head and prime minister as the real executive head. संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री असली कार्यकारी प्रमुख के रूप में होते हैं। चलिए इसको समझते हैं, अब क्या बोलना चाह रहे हैं वो। अब आपको इस फोटो में कौन कौन दिख रहा है? इंडिया के जो सबसे 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पीपल इंडिया के, मैं आपको बता देता हूं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब। तो ये तीनों कहते हैं ना हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से 3 हैं ये। और क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऑलरेडी लिखी गई है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ नॉमिनल हेड हैं। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र के प्रमुख, नाम मात्र के प्रमुख। और रियल हेड कौन है? जो सारी चीजों को संभालता है, देखरेख करता है देश की। रियल हेड कौन है? मैं बता देता हूं कौन है। रियल हेड है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, जो अभी हैं करंटली। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा रियल हेड होता है। तो अब मैं बता देता हूं इसमें डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब सपोज करें कि कोई काम आपको करवाना है, ठीक है। सपोज करें ये काम आपको करवाना है कोई, ठीक है। अब इसके लिए आपको किसकी अनुमति चाहिए होगी? अगर सरकार में कोई काम कराना है तो इसके लिए आपको किसकी अनुमति चाहिए होगी? इसके लिए आपको प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होगी। लेकिन असल में वो आपका काम कौन करेगा? अगर वो सरकार में आपको कोई काम करवाना है, कोई बहुत बड़ा काम है, तो वो काम आपका कौन करेगा? वो आपका करेंगे प्रधानमंत्री जी, पीएम करेंगे। तो इसलिए ये सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। बस इनका काम क्या है, मैं छोटे छोटे तौर पर आपको समझा दूं। इनका काम है बेसिकली, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, इनका काम है सिर्फ सिग्नेचर वगैरह करना, कोई डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर देना, अपने हस्ताक्षर कर देना। और जो असली काम, जो असली देखरेख जो करता है, वो कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसलिए प्रधानमंत्री असली कार्यकारी प्रमुख होता है। सारे सरकारी काम किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये इनमें डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम कहते हैं ना यार प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनसे भी बड़ी चीज कौन है? उनसे भी बड़ा व्यक्ति हमारे देश में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कौन? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा हमारे देश में क्या, किस सिस्टम को फॉलो करते हैं हम, और कैसे प्रधानमंत्री की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी उनकी वैल्यू होती है, कितना कितना वो उपयोग में आते हैं, और क्या क्या रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कंट्री के जितने भी रूल तौर तरीके हैं, उन सबको प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। तो आइए अगली स्लाइड पे चल देते हैं। अब हम अभी हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। चलिए, आर्टिकल 75 says only the prime minister shall be appointed by the president. In accordance with the parliamentary system of government, the president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. अब आप सोच रहे होंगे यार, अभी तो सर ने बोला है कि प्रधानमंत्री को तो हम चुनते हैं, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट चुनता है। आइए मैं मतलब डिफरेंस समझा दूंगा इसमें आपको, क्या इसमें डिफरेंस है। पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बारी। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की सांसदीय प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूं क्या प्रोसीजर होता है, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अब आप एक पहले खाली स्लाइड ले लेते हैं एक, क्योंकि यहां तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। चलिए इसी पे चलते हैं। चलिए, अब एक प्रधानमंत्री को हमें चुनना है, हमें एक प्रधानमंत्री चुनना है अपने देश का। तो कैसे चुनेंगे हम? आपको पता है हमारे देश में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए क्या होते हैं? लोकसभा इलेक्शंस। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं पहले वो होंगे, ठीक है, पहले वो होंगे। उसमें बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं एक दूसरे के खिलाफ, जैसे कि हमारी बीजेपी लड़ी 2019 में, कांग्रेस लड़ी, और भी बहुत सारी पार्टियां थी, तो वो सब लड़ती हैं लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। तो कौन वोट करता है उन्हें लोकसभा इलेक्शन में? हम लोग वोट करते हैं। तो ये हम लोगों ने वोट कर दिया,
ये हमारे वोट हो गए, ठीक है। अब जैसे लगा लो बीजेपी को वोट मिले 50%, कांग्रेस को मिले 40% और जो अदर दूसरी पार्टी है उनको मिले 10%। परसेंट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। वैसे वोटिंग की गिनती होती है पूरी वोटों के तौर पर। अब आपने वोट करा, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट करा, उनकी वोटिंग की गिनती शुरू हुई। फिर हम अपने कौन चुनते हैं, हम अपने लोकसभा इलेक्शन में कौन चुनते हैं, हम अपने एमपी को चुनते हैं, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जीता, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं, तो वो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम अपने एमपी चुनते हैं, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी में से एमपी चुनेंगे हम कि हमें किसको एमपी बनाना है अपने शहर का या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो हमने बना दिया। अब सपोज करें बीजेपी के बहुत ज्यादा जो है प्रत्याशी जीत गए, ठीक है, बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए बहुत ज्यादा, 50% जीत गए, तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी हम पार्लियामेंट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सब समझ आ जाएगा आपको। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है। तो हमने वोट करा, हम पीएम को चुन के लाए। पीएम कौन होता है? जो पार्टी है जो जीती है उसका हेड ही पीएम होता है। तो पार्टी तो जीती बीजेपी, बीजेपी के जो क्या कहते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी के लिए, वो लोग जीते, जो भी प्रत्याशी थे जितने भी बीजेपी के जीते। तो पार्टी किसकी बनी? बीजेपी की बनी, बीजेपी की सरकार बनी। सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री ही हमारा जो सरकार का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री ही होगा। जो सरकार का हेड होगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो प्रेसिडेंट का काम यह है कि वो सरकार के जो हेड होता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। प्रधानमंत्री बेसिकली हमारा काम क्या? हमारा काम है हमारी पार्टी को जितवाना। हम एक पार्टी को जितवाते हैं, उस पार्टी का जो हेड होता है, अगर उस पार्टी का जो हेड होता है वही प्रधानमंत्री बन के हमारा आता है। जिसको कौन चुनता है? जिसको राष्ट्रपति चुनता है। अब आपको पता ही होगा पार्टी के जो हेड है वो पहले ही पता होते हैं हमको कि कौन पार्टी को लीड कर रहा है, कौन पार्टी को लीड नहीं कर रहा। अब जैसे 2019 इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे, वो किसके खिलाफ खड़े हुए थे? वो राहुल गांधी जी के खिलाफ खड़े हुए थे। तो हमें पता था हमें किसको चुनना है। तो हमने किसको चुना? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना अपना। तो हमने नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए क्या करा? हमने बीजेपी को वोट डाला। फिर बीजेपी की जो पार्टी है वो सरकार में बनी, उनको बहुमत हासिल हुई, उनकी सरकार बनी। तो हमें पता था कि हेड तो इसके जो हेड है पार्टी के बीजेपी के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तो वो जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। तो सिर्फ प्रेसिडेंट का काम क्या रह गया? बस कि प्रधानमंत्री को जो है हमारे जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री इलेक्ट करना, उनको प्रधानमंत्री चुनना। सबको पता है कि वही बन के आएंगे, बस उनका एक काम होता है कि उनको प्रधानमंत्री को बस चुनना है। तो नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने चुन लिया था, ठीक है। तो ये ऐसे होता है ये काम। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है ये काम। अब दोबारा आ जाते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति पे। बट वेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी देन द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप सपोज करें कि लोकसभा के इलेक्शन हुए और किसी को बहुमत नहीं मिली, ठीक है, किसी को भी क्लियर बहुमत नहीं मिली। तो क्या हुआ? मेजोरिटी नहीं मिली। और एक कोलिजन गवर्नमेंट होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है। बेसिकली जब बहुमत नहीं मिलती तो और पार्टियों को जोड़ के एक बड़ी पार्टी जो है वो और पार्टियों को अपने साथ ले लेती है और कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है। उनके कुछ प्रत्याशी अपने साथ ले लेती है और एक सरकार बनाती है। तो कोलिजन गवर्नमेंट वो होती है। पर अगर वो भी नहीं बन पा रही और क्लियर मेजोरिटी भी नहीं मिल पा रही, एक कोलिजन गवर्नमेंट भी नहीं बन पा रही और क्लियर मेजोरिटी भी नहीं मिल पा रही, तो भाई प्रधानमंत्री बनेगा कौन? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तब प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तब क्या रोल हो जाता है? तब प्रेसिडेंट अपनी जो पावर है सेलेक्ट करने की, अपॉइंट करने की प्राइम मिनिस्टर की, जो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की जो शक्ति है प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करने की और उसको अपॉइंट करने की, वो यूज कर सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट थे पीएम इलेक्शन में जो खड़े हुए थे, अगर क्लियर बहुमत नहीं है तो वो किसी को भी चुन के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो जो भी उनको ठीक लगेगा। ये जब होता है जब किसी सरकार को कोई बहुमत नहीं मिलती और कोलिजन जो सरकार होती है, जो हमारी कोलिजन गवर्नमेंट होती है, वो भी नहीं बनती है, तब होता है। बहुत ही रेयर केस है,
क्योंकि मोस्टली कोलिशन गवर्नमेंट बना ही लेती हैं सरकारें। अब जैसे प्रधानमंत्री जो बनते हैं हमारे, जैसे पीछे कोलिशन गवर्नमेंट हमारी काफी बनी है, काफी कोलिशन गवर्नमेंट बनी है हमारी, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई है। अभी 2019 में तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत मिल गई थी, तो कोई टेंशन ही नहीं हुई थी। बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, बिना चिंता के सरकार बनाई, एकदम कोई टेंशन ही नहीं थी उनको। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं बता देता हूं कब हुआ था ये, देखिए। दिस पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979 when Neelam Sanjeev Reddy, then president, appointed Charan Singh as the prime minister after the fall of Janata Party government headed by Morarji Desai। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने पहली बार 1979 में किया था, जब नीलम संजीव रेड्डी तत्कालीन राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कब हुआ था ऐसा? एक बार हो चुका है ये वाला केस, वो हुआ है 1979 में। क्या हुआ था उस टाइम? प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी हमारे प्रेसिडेंट थे। तो उस टाइम मोरारजी देसाई की जो सरकार है, जनता पार्टी की जो सरकार थी उस टाइम, वो गिर गई थी। थोड़ा कुछ हो गया था उस टाइम पे, तो वो सरकार गिर गई थी। क्या हुआ था? अब आप बच्चे प्लीज पढ़ के रखिए, हुआ क्या था। मुझे तो पता है क्या हुआ था, अब आप लोग मुझे पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों सरकार गिरी थी मोरारजी देसाई की। कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद मोरारजी देसाई आए थे, तो फिर मोरारजी देसाई भी बेसिकली उनकी भी सरकार गिर गई थी। उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो कोलिशन के जो लीडर थे चरण सिंह जी, उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर के पद से हट गए थे, क्योंकि उनकी जो जनता पार्टी है वो गिर गई थी। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर किसको घोषित करा गया था? किसको? चरण सिंह जी को, 1979 में। जरूर याद रखना, पूरा सिनेरियो पढ़ना, पूरा केस पढ़ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ क्या था वैसे, लेकिन आप खुद से भी पढ़ के रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हुआ क्या था उस टाइम। चलिए, ओथ, टर्म एंड सैलरी, शपथ कैसे लेता है प्रधानमंत्री और उसका पद क्या होता है, उसका वेतन क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है, अब हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। चलिए, अब आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है? इस फोटो में 2014 की फोटो है, जब प्रधानमंत्री जो है हमारे अभी करंट नरेंद्र मोदी साहब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री का पद संभाला था उन्होंने हमारे। तो ये शपथ ग्रहण समारोह था उनका, जिसमें आप देख सकते हैं उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, वो खड़े हैं, वो शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। और नरेंद्र मोदी जी शपथ किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट को। तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या चीज हो रही है। आइए पहले एक बार क्विज देख लेते हैं। Who is the chairman of नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग क्या होता है? जो हमारी कहते हैं प्लानिंग कमीशन जो थी पहले, प्लानिंग कमीशन, उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया और उसको नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति नहीं होते। वाइस प्रेसिडेंट होता है? वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे नीति आयोग के चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ एक बार पढ़ लीजिए। नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको किन किन चीजों के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, किन किन जो आपके इंस्टीट्यूशन है, जो जो आपकी कमीशन है, किस किस के वो चेयरमैन होते हैं, किस किस को वो हेड करते हैं, अभी सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। आइए दोबारा आ जाइए जरा ओथ, टर्म एंड सैलरी पे। इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर स्वेयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली एंड कंसेंशुअसली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा सहन करना, ताकि भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। ईमानदारी से अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो अपना बेसिकली ये अपना जो प्राइम मिनिस्टर है जब अपनी शपथ लेते हैं तो वो ये सब चीजों की शपथ लेते हैं, इन 3 चीजों की शपथ लेते हैं। सबसे पहली शपथ में क्या लेते हैं वो? कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा को बनाए रखेंगे, और भारत की प्रभुता और अखंडता, जो उनकी सोवरेनिटी है और इंटेग्रिटी है, उसको भी बनाए रखेंगे, और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे। तो ये वो अपनी
शपथ में बोलते हैं। उनका टर्म क्या रहता है, अब टर्म मैं समझा देता हूं, जब कितने टाइम के लिए वो रह सकते हैं। The term of the prime minister is not fixed and he holds office during the pleasure of president. However, this does not mean that the president can dismiss the prime minister at any time. So long as the prime minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the president. प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं है और वह राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करते हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यालय ऐसा तय नहीं है कि 5 साल का है, 10 साल का, ऐसा कुछ तय नहीं है। जब तक राष्ट्रपति उनसे खुश है, जब तक राष्ट्रपति है तब तक प्रधानमंत्री है, जब तक वो खुश है उनसे, जब तक वो खुशी के दौरान पद धारण करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आज खुश है, अगर कल खुश नहीं है तो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देंगे, उनको हटा देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब तक लोकसभा में उनकी बहुमत बनी हुई है, जब तक लोकसभा में उनकी बहुमत बनी हुई है, जो उनकी सरकार आई है, लोकसभा में बैठी है, पार्लियामेंट में बैठी है, उनके जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, वहां उनकी जब तक बहुमत है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटा सकते, किसी भी रीजन से नहीं हटा सकते, चाहे कुछ भी हो वो नहीं हट सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई उनकी जो अवधि है वो फिक्स्ड नहीं होती कि 5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रहेंगे, 10 साल के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक वो रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो कभी भी हटा सकते हैं उनको। प्रधानमंत्री की अगर लोकसभा में बहुमत बनी हुई है तो वो उनको कभी भी नहीं हटा सकते। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश दोनों है, पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कितना मजा आ रहा है आज पढ़ने में। ऐसी मेरे साथ पढ़ते रहिए आप। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ मैं सब कवर करा देता हूँ आपका एक टॉपिक में, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, बिल्कुल मजे से पढ़िए। जो भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा उस क्वेश्चन का। तो आप बेसिकली ऐसा समझिए कि मैं जस्ट आपके सामने बैठ के ही पढ़ा रहा हूं आपको। ऐसा मत समझिए कि सर तो वीडियो से पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। आपके सामने बैठ के ही पढ़ा रहा हूं आपको, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा समझिए कि सर तो मेरे सामने बैठे और मुझे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको बता देता हूं उसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया अब ये क्या होता है। आइए एक ये भी स्लाइड देख लेते हैं। ये हमारे सारे प्रधानमंत्री हैं जो 1947 से अब तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, सब हैं ये। इसमें पेन क्यों नहीं आ रहा? आ गया जी हमारा पेन। अब देखिए, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, फिर गुलजारी लाल नंदा दोबारा बने एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्यों बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हो गई थी तो गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। फिर इंदिरा गांधी जी बनी थी, फिर उनकी सरकार हटी थी, उन्होंने लोकसभा बेसिकली डिसॉल्व कर दी थी। बताऊंगा क्या हुआ था। फिर मोरारजी देसाई बने थे, जो अभी पीछे हमारा क्वेश्चन था। मोरारजी देसाई की जब सरकार गिरी, क्यों गिरी, उसके बाद वो फिर आए चरण सिंह जी जो बने। चरण सिंह जी कैसे बनाए थे? इनको हमारे राष्ट्रपति जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? अपनी पावर का यूज करा था उन्होंने कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, तो उन्होंने यूज करा था। फिर चरण सिंह जी के बाद दोबारा इंदिरा गांधी जी बनी थी। इंदिरा गांधी जी की जब फिर दोबारा उनको असैसिनेट कर दिया था, उनको मार दिया गया था, तो उनकी जगह राजीव गांधी जी बने थे। तो राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। फिर राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बाद चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। ये भी बहुत ही कहते हैं वरिष्ठ एक हमारे लीडर थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत ही बड़ा नाम, इंडिया की पॉलिटिक्स का, राजनीति का बहुत ही बड़ा नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर एच.डी. देवेगौड़ा साहब बने थे। फिर आई.के. गुजराल साहब, इंदर कुमार गुजराल साहब आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर मनमोहन सिंह जी को अब किसने सक्सीड करा? उनको करा नरेंद्र मोदी साहब ने। अब बेसिकली दो हमारे सेशन से प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। 2014 से आज क्या चल रहा है 2020, तो 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बने हुए। तो ये था कुछ हमारा लेखा जोखा प्रधानमंत्रियों का।
ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Who among the following was once a chief minister of a state who later became the prime minister of India? निम्नलिखित में से कौन एक बार अपने राज्य का मुख्यमंत्री था जो बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना? तो इनमें से कौन अपने राज्य का पहले मुख्यमंत्री रह चुका है जो आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बना भारत का? तो कौन कौन थे वो, आइए बता देते हैं, बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि क्या मनमोहन सिंह जी कभी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कभी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं? नहीं रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो हमारे पहले ही प्रधानमंत्री थे, तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बनना तो इनका बनता ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। क्या पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हैं? बिल्कुल, पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हैं एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, बाद में जाके वो प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए थे। तो नरसिम्हा राव जी किस स्टेट के प्रधानमंत्री थे? मैं बता देता हूं किस स्टेट के थे। तो अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालने से पहले नरसिम्हा राव साहब आंध्र प्रदेश के सीएम थे। कहां के सीएम थे? आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पीवी नरसिम्हा राव जी। उसके बाद जाके उनको प्रधानमंत्री का पद भी संभाला उन्होंने, आगे जाके किसका पद संभाला? प्रधानमंत्री का पद। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा अब आपको। और ये कहते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे साउथ इंडिया से। तो ये बहुत ही एक आपसे पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया? तो कौन था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया से? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, या फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम साउथ इंडिया। तो वो कौन थे? वो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव साहब। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक बारी रह चुके थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद साउथ इंडिया से, और भारतीय देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following heads the central government in India? तो भारत में केंद्र सरकार के निम्नलिखित प्रमुखों में से कौन है? तो भारत में जो केंद्र सरकार होती है उसका प्रमुख कौन होता है? समझ चुके हैं हम, बहुत ही इजी हो गया अब आप लोगों के लिए। कौन होता है? क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्या वो राष्ट्रपति होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट कौन होता है? वो हमारा हेड कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री हमारे हेड होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे हेड सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था इलेक्शन के टाइम पे कि इलेक्शन जब होता है तो हम किसको चुनते हैं? हम एक सरकार को चुनते हैं। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी को चुनते हैं, फिर जितने ज्यादा एमपी जिस सरकार के होते हैं उसकी मेजोरिटी की सरकार बनती है, और उस सरकार का जो हेड होता है, उस सरकार का जो हेड होता है वो ही बनता है हमारा प्रधानमंत्री, और वो ही सरकार का हेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ आ गया? आइए एक स्लाइड देख लेते हैं, पावर और फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं हम। प्रधानमंत्री की क्या पावर होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, आइए बात कर लेते हैं एक बारी। बहुत सारी पावर्स हैं। चलिए, तो पहली पावर, ही इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नाउ नीति आयोग, अभी हमने क्वेश्चन करा है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, एनडीसी के भी जो चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी प्रधानमंत्री जो हमारे हेड होते हैं। इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल के भी जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते हैं। तो किन किन के चेयरमैन होते हैं? पहली तो आपकी नीति आयोग हो गई, फिर एनडीसी, आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर एनआईसी, फिर आपकी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, फिर आपकी कौन सी आ गई? इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल के भी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री। और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो देखिए कितने सारे पदों के वो कहते हैं ना हेड है, कितने सारे इंस्टीट्यूशन के वो हेड है, तो कितना बड़ा नाम है, क्या क्या उनकी पावर होगी, आप सोचिए खुद क्या क्या चीजें। इन सब चीजों पे तो डायरेक्ट पावर रखते हैं वो।
प्लानिंग कमीशन वगैरह की, तो आइए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। वह योजना आयोग, अब नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय अंतर्वर्ती परिषद, अंतरराष्ट्रीय राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हैं। अभी मैंने आपको समझाया ये सब चीजें। आइए, ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वह सरकार की विदेश नीति को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सरकार की कोई फॉरेन पॉलिसी है, सपोज करें कोई फॉरेन पॉलिसी है, तो उसमें वो जो डिस्कस होती है, जब फॉरेन पॉलिसी, जब अंतरराष्ट्रीय वो जो पॉलिसी है उसको डिस्कस करा जाता है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ही बैठते हैं मिनिस्टर्स के साथ अपने उस पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। अब जैसे आप देख लीजिए कि हमारे रिलेशन किसके साथ बहुत अच्छे हैं? हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। तो यूएसए के साथ जो भी फॉरेन पॉलिसी है उनका ध्यान कौन रखेगा? उनका ध्यान प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहते हैं उनकी स्थिति होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका जो है पद होता है वहां पे फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, उनको बनाने के लिए कि इस कंट्री के साथ हमें क्या फॉरेन पॉलिसीज बनानी है, यूएस के साथ हमें क्या फॉरेन पॉलिसी बनानी है, पाकिस्तान के साथ हमारी क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, क्या उनके साथ करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ चीजों पे प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हर चीज का, प्रधानमंत्री का हर चीज पर। चलिए, ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो सरकार है, जो सरकार बैठी है पार्लियामेंट में, उसके चीफ स्पोक्समैन है, मुख्य प्रवक्ता। तो प्रवक्ता है, पूरी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके बिहाफ पर बोलते हैं, वो उनके बिहाफ पर स्पोक्समैन है वो। तो अगर बीजेपी की कोई नीति होगी तो उस नीति को कौन समझाएगा? उस नीति को प्रधानमंत्री समझाएंगे, अभी नरेंद्र मोदी साहब। या अगर किसी और पार्टी की सरकार है, सपोज करें अगर आज हमारी पार्टी में, हमारी सरकार, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार होती, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कौन होते? होपफुली वैसे प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी होते। तो राहुल गांधी जी बेसिकली वो हमारे जो हैं मुख्य प्रवक्ता होते कांग्रेस के। लेकिन अभी राहुल गांधी की कोई सरकार नहीं है, अभी वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, अभी वो विपक्ष में बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी साहब ही हमारे चीफ स्पोक्समैन है यूनियन गवर्नमेंट के। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गए। अब चलिए आगे चलते हैं और पावर्स देख लेते हैं थोड़ी। He recommends the person who can be appointed as prime minister by the president. प्राइम मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर। वह उस व्यक्ति की सिफारिश करते हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, मंत्री कैसे चुने जाते हैं? जो सरकार में जो मिनिस्टर होते हैं उनको कैसे चुनते हैं मैं बता देता हूं। उनको चुनते तो प्रेसिडेंट ही हैं, बेसिकली उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, चुनते नहीं। अपॉइंट, उनकी अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ही अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं। प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं और वो प्रेसिडेंट को फिर सलाह देते हैं कि मैंने इनको चुना है, इनको अपॉइंट करिए आप। मैंने इनको अपना मिनिस्टर चुना है, आप इनको अपॉइंट करिए। तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? उनकी प्रेसिडेंट करते हैं, जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होती है, जो औपचारिक हमारी अपॉइंटमेंट होती है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया। अब सपोज करें हमारे होम मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में? हमारे जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास है? वो अमित शाह जी के पास है। किसके पास है? वो अमित शाह जी के पास है। तो अभी जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास है? अमित शाह जी के पास। अब इनको चुना किसने होगा गृह मंत्रालय संभालने के लिए? इनको गृह मंत्रालय संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने ही चुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने चुना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको चुना और फिर राष्ट्रपति जी से बात करी कि मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी ही हमारे गृह मंत्रालय के जो हेड हैं वो रहे। गृह मंत्रालय की जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, वो किसकी हो? वो अमित शाह जी की हो। उसके जो हेड है वो अमित शाह जी रहे। तो आप इनको नियुक्त करिए। तो उन्होंने रामनाथ कोविंद साहब से बात करी होगी कि मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी ही हमारे होम मिनिस्टर बने। तो प्रधानमंत्री ने किसको अपॉइंट करा? अमित शाह। प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट करा? अमित शाह जी को अपॉइंट करा एज दी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे होता है प्रोसीजर हमारे मिनिस्टर्स को चुनने का। चुने तो वो प्रधानमंत्री उनको डिसाइड कर लेते हैं कि इनको मैं मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, लेकिन उसकी औपचारिक चुनाव कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं उनका औपचारिक चुनाव। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। वह मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों का राष्ट्रपति से संवाद करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जितने भी मिनिस्टर चुने गए हैं, उनकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं
उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको प्रधानमंत्री कंट्रोल करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। और जो सलाह है ये सब करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का क्या काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी भी गतिविधियां हैं, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करना, बेसिकली उनको अपने अंडर रख के उनको सारे काम उनके देखना, उनकी देखरेख करना। और एक और काम वो करते हैं, ही कम्युनिकेट्स टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो राष्ट्रपति जो जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया है तो प्रधानमंत्री का क्या काम है? उन डिसीजंस को राष्ट्रपति तक पहुंचाना। तो क्या करते हैं वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों को नहीं, ये कुछ और इसमें आ गया है गलती से, आप इसको ध्यान मत दीजिए इस पे। तो वह मंत्री परिषद के सभी फैसलों का राष्ट्रपति से संवाद करते हैं। तो मंत्री परिषद कोई भी फैसला लेता है तो उनकी सलाह या फिर बेसिकली उन फैसलों के बारे में राष्ट्रपति को कौन बताता है? राष्ट्रपति को कौन बताता है? प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को बताते हैं उनकी सलाह और उनके डिसीजंस के बारे में। He advises to the president with regard to the appointment of the important officials like Attorney General of India, Chairman and members of UPSC, Election Commissioners and Chairman of Finance Commissions। उन्होंने अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयोग और वित्त आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दी। तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अब आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सबको चुनता कौन है? हमने पढ़ा है राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। इन सबको कौन चुनते हैं? इन सबको राष्ट्रपति ही चुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह कर सकते हैं और सलाह करते हैं कि ये होने चाहिए चेयरमैन यूपीएससी के, ये होने चाहिए चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के, ये होने चाहिए हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो सलाह कर सकते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, कि ये होने चाहिए, आप इनको बना सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति है, अपना दिमाग चला सकते हैं, उनको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, फिर वो अपॉइंट करते हैं इन लोगों को। तो प्रधानमंत्री का एक और काम है, एडवाइस करते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं किसकी अपॉइंटमेंट के लिए? इन सब की अपॉइंटमेंट के लिए। आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है। चुनाव तो सारे राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सलाह जो होती है वो कौन देता है? वो प्रधानमंत्री ही देता है, और उनकी सलाह बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर प्रधानमंत्री कहेगा कि इनको बनाना चाहिए तो राष्ट्रपति अक्सर करके बनाते ही हैं। ये बात ध्यान रखना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टाइम पे तो प्रधानमंत्री ने जिसको बोल दिया कि ये मेरा मिनिस्टर बनेगा, तो वो मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा। प्रेसिडेंट को उसी को नियुक्त करना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल तय है। चलिए, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, किसने दिया था? ए, मोरारजी देसाई, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, एच.डी. देवेगौड़ा, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो किसने दिया था? क्या पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया था? नहीं। एच.डी. देवेगौड़ा साहब जी ने दिया था? नहीं। जवाहरलाल नेहरू साहब जी ने दिया था? नहीं। ये किसने दिया था? मोरारजी देसाई जी ने। तो मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया था। और फिर कौन बने थे प्रधानमंत्री? चरण सिंह जी। किसने चुना था? राष्ट्रपति ने। हम पढ़ चुके हैं। तो मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। कुछ बात हुई होगी उस टाइम, इसलिए इस्तीफा दिया होगा। क्या बात हुई थी मैं चाहता हूं आप पढ़ें इसके बारे में कि क्यों इस्तीफा देना पड़ गया था। जरूरी है आपके लिए वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एक बारी पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मोरारजी देसाई ने क्यों इस्तीफा दिया था। चलिए आगे। Who among the following works as the chairman of केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्यों में से कौन चेयरमैन होता है? तो कौन होता है अध्यक्ष? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या प्रधानमंत्री होते हैं? क्या राष्ट्रपति होते हैं? क्या मिनिस्टर्स होते हैं? या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय जो है इंडिया का, वो होते हैं, जो उसके उच्च न्यायाधीश हैं? कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री ही। तो प्राइम मिनिस्टर की एक और चीज आ गई, एक और समिति के वो चेयरमैन होते हैं। किसके? केंद्रीय हिंदी समिति की भी जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है और काफी और एग्जामों में भी पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। अब ये किसी बुक में तो नहीं था कि केंद्रीय हिंदी समिति का जो है वो चेयरमैन कौन होता है। आइए, मैंने आपको बता दिया।
प्रधानमंत्री होते हैं हमारे केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन। चलिए आगे। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? किसमें प्रधानमंत्री की किस अनुच्छेद में जो कहते हैं हमारी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 76 में। आर्टिकल 75 में करा गया है, आर्टिकल 90 में करा गया है, आर्टिकल 80 में करा गया है, आर्टिकल 76 में करा गया है। तो किस में करा गया है? वो करा गया है आपका आर्टिकल 75 में। तो आर्टिकल 75 में जो भी लॉ है मेंशन्ड है वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो जो भी लॉ है वो किस लिए मेंशन्ड है? वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए ही मेंशन्ड है। तो आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 75 में क्या मेंशन्ड है। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आइए, अभी अभी पढ़ा है हमने तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों इसका आंसर आपको। चलिए पढ़ के बता देता हूं। द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग? प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? किसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री? ए, इलेक्शन कमिश्नर्स, बी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, सी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव? इलेक्शन कमिश्नर जो आपके होते हैं क्या उनकी नियुक्ति में, मेंबर्स और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या मेंबर्स ऑफ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, या फिर सबकी नियुक्ति में? आइए एक बारी चलते हैं उसमें, उस स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया था इसलिए आपके लिए मैंने रखा है क्वेश्चन। चलिए बता देता हूं मैं आपको। तो किसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल लाइक अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी ये भी है उसमें था, तो होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स में भी उन एडवाइस करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन में भी एडवाइस करते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। किन किन चीजों में, किन किन लोगों की नियुक्ति में वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में भी देते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी की नियुक्ति में भी देते हैं, और फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को चुनने की नियुक्ति में भी वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री हमारे सलाह देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए हैं। चलिए इसी के साथ हमारा जो प्रधानमंत्री का चैप्टर है वो भी खत्म हो गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने। क्या क्या पढ़ा उनके बारे में? आज हमने पढ़ा कि वो कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कैसे उनके जो चुनाव है वो होते हैं, उनकी शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, उनका टर्म क्या होता है, कितने साल के लिए वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं नहीं रह सकते, वो भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है उनकी, वो भी हमने पढ़ लिया। किन किन चीज़ों के वो चेयरमैन है, किन किन जो है आपके इंस्टीट्यूशन है उनके अध्यक्ष हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। क्विज में भी कंप्लीट कर लिया हमने। तो हमने ये भी देखा कि हमारे कितने प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं। ये देखिए कितने प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं अब तक, ये सब हमने देखा इसमें। तो बेसिकली हमने सब कुछ ही क्लियर कवर कर लिया इसमें। अब एक चीज और रह गई है, बस मैं आपको वो और बता दूं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं आज, अब आप मुझे उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रखता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टर का, जो हमारा कैंडिडेट है जो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव लड़ रहा है, वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो बेसिकली किसी भी हमारे हाउस का पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है, ना ही तो वो लोकसभा का मेंबर है, ना वो राज्यसभा का मेंबर है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर वो हमारे सदन में किसी भी, बेसिकली जो हमारे सदन में जितने भी हाउस हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? यस या नो में इसका आंसर दीजिए मुझे आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो हाँ, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनता है,
उसके 6 महीने के अंदर, उसके 6 महीने के अंदर उन्हें या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, या ना ही वो लोकसभा का मेंबर है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, वो प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता या तो लोकसभा की या तो राज्यसभा की लेनी पड़ेगी। अगर 6 महीने के अंदर उन्होंने राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता नहीं ली तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो 6 महीने के अंदर उन्हें अपनी सदस्यता जो है राज्यसभा की या लोकसभा की लेनी ही पड़ेगी। मैं चाह रहा था ये क्वेश्चन ऐड करूं आपके क्विज में, लेकिन मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐड नहीं करा था आपके क्विज में, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को ये समझाऊं अच्छे से कि क्या इसके पीछे प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर होता है, प्रधानमंत्री बन तो सकते हैं अगर वो किसी भी हमारे हाउस का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो हमारे पार्लियामेंट में, तो वो बन तो सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो प्रधानमंत्री आगे हमारे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की भी सदस्यता या किसी की भी मेंबरशिप उनको लेनी ही पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये प्लीज याद रखना। तो इसी के साथ हमारा प्रधानमंत्री का चैप्टर खत्म हो गया है, आज लेक्चर हमारा प्रधानमंत्री का सब खत्म हो गया। बहुत कुछ सीखा है हमने, मैंने आपको कहा था कि अच्छे से पढ़ेंगे, आज बहुत अच्छे से हेल्दीली पढ़ेंगे और सब कुछ कवर करेंगे। तो लीजिए हमने कर दिया है सब कुछ कवर। अब कल मैं दोबारा लौटूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो जब तक आप अपना ध्यान रखें, प्लीज पढ़ाई का अपनी ध्यान रखें और पढ़ते रहें और हमारे साथ पढ़ते रहें। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और आपकी हर चीज का ध्यान हम यहाँ पर एकेड्यू पे रखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं चलता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।